नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो पूर्वांचल की 5 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधान परिषद की प्रदेश भर में 36 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब 30 सीटों के लिए 19 मार्च तक, जबकि 6 सीटों के लिए 22 मार्च तक नामांकन पर्चे भरे जाएंगे। वहीं दोनों चरणों के लिए 9 अप्रैल को इसका मतदान होगा, जबकि आगामी 12 अप्रैल को मतगणना होगी। बीजेपी और सपा दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी जिताने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए रणनीति पार्टी स्तर पर शुरू हो चुकी है। जल्द ही दावेदारों के नाम सामने आने की उम्मीद जगी है। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में जीत के बाद बीजेपी जहां दमदारी से एमएलसी चुनाव में सामने आएगी, वहीं सपा की ओर से भी विधानसभा में हार की खामी दूर की जाएगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि दोनों चरणों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। विधान परिषद का दंगल, 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। पहले चरण में 30 सीटों पर चुनाव होना है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि कब कब कौन सी तारीख को क्या कुछ होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। यूपी में 36 विधान परिषद की सीटों को फतह कर पूर्ण बहुमत के लिए सभी पार्टियां मंथन कर रही है। सभी पार्टियों को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई सेमीफाइनल विधान परिषद का चुनाव होगा। लखनऊ उन्नाव के लिए श्रीकांत तिवारी लखनऊ कलेक्ट्रेट पर्चा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने के लिए उन्होंने निवेदन किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि संगठन मेरी बात मानेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाती है तो हम सब लोग समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते हमने सभी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमने टिकट का आवेदन किया है और हमें आश्वासन भी मिला है। इसलिए प्रपत्र तैयार करने के लिए हमने आवेदन दिया है। पार्टी हमें टिकट देगी, इतना हमें आशा है और जिस उम्मीदवार को भी टिकट मिलेगा हम सब उसके साथ हैं। संगठन से आपसे किसी बात हुई थी कि आप टिकट ले लीजिए? तो इस संगठन को मैंने आवेदन किया, कुछ लोगों से वार्ता हुई, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे देखिए, मैं देख रहा हूँ। उन्नाव से लिया है, लखनऊ से? नहीं, उन्नाव लखनऊ दोनों एक ही सीटें हैं। उन्नाव लखनऊ स्थानीय निकाय में। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के गठन के लिए तैयारियां जोरों पर है। इंतजार योगी और उनकी टीम यानी कि मंत्रिमंडल के शपथ लेने का है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नए मंत्रिमंडल और सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में 16 मार्च यानी कि कल एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। यह बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश मौर्य शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन किया जाएगा। नई सरकार को लेकर 19 मार्च को बतौर पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ जाएंगे। अब जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, जहां योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा और फिर आगे राज्यपाल के पास सरकार बनाने का पत्र सौंपा जाएगा। चले बात होली की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली का एक अलग ही रंग है। ये बाबा विश्वनाथ की धारा धाम कहा जाता है। यहाँ होली के पहले बाबा माता गौरा के साथ रंग भरी होली खेली जाती है। उसके बाद एक दिन बाद बाबा भोलेनाथ भस्म की होली भी खेलते हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने विविध भूत प्रेत पिशाच की स्वांग धरा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही चिता भस्म की होली खेलने गंगा तट पर पहुंचे। अब हरिश्चंद्र घाट पर जहां एक तरफ चिता जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोग उत्सव मना रहे थे। भस्म की होली मणिकर्णिका घाट पर आयोजित की जाती है, जो रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद मनाई जाती है। यहाँ पर भक्त महादेव के रंग में रंगते नजर आते हैं। भगवान का रूप धरे कलाकारों ने भी विशेष प्रकार का नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया और ये होली यानी कि भस्म होली जो है यहाँ पर खेली गई।
इधर वृंदावन की विधवा माताओं ने वृंदावन में अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे। 2000 से ज्यादा विधवा माताओं ने गुलाल के साथ होली खेली। कृष्ण की भक्ति में उनकी सफेद साड़ी गुलाल के रंगों से रंगीन हो गई। गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में इतने गुलाल और फूल उड़े कि फर्श पर इसकी मोटी परत बिछ गई। विधवा माताओं ने होली के दौरान कान्हा पर फूल और गुलाल अबीर बरसाकर उन्हें होली की बधाई दी है। देखिए रिपोर्ट। उनकी दुनिया बेरंग हो चुकी थी, वे रंगों की दुनिया से दूर थी। बदलते दौर में उनका भी वक्त बदला। वृंदावन की विधवा माताओं ने वृंदावन में अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे। कृष्ण की भक्ति में उनकी सफेद साड़ी गुलाल के रंगों से रंगीन हो गई। आज हम आपको एक ऐसी ही होली दिखा रहे हैं जो सारी बंदिशों को तोड़कर वो विधवा माता होली का आनंद लेती नजर आ रही है, जिन्हें उनके अपने परिजनों की ओर से त्याग दिया गया है, जो आज वृंदावन में भगवान के भजन करने में मग्न रहती हैं। मगर होली एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें हर कोई अपने तन मन को रंगों के साथ रंग कर जीवन को रंगीन करना चाहता है। तभी तो विधवा माताएं भी आज खुद को होली खेलने से खुद को नहीं रोक पाई और खुलकर अपनी इस होली के रंगों में मदमस्त होकर नाचती गाती हुई होली मनाती नजर आई। कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग। रंगों के बीच इस विधवा महिलाओं के जीवन में खुशियां भरने का वीणा सुलभ इंटरनेशनल संस्थान ने खुद बीड़ा उठाया है। तभी तो आज जो जिंदगी बेरंग थी वो फिर से रंगीन हो चली है। अब ये माताएं खुलकर दीपावली के दिए जलाती हैं और होली भी जमकर खेलती हैं, जिसमें आप इन तस्वीरों के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं। माताएं कैसे एक दूसरे पर खूब गुलाल और फूलों के साथ होली के रंग में रंग रही हैं और वो आज उन सब दुख दर्दों से अलग होकर होली में मस्त हैं। इनमें ज्यादातर वो माताएं हैं जो देश भर से यहाँ वृंदावन रहकर अपना जीवन बिताने पहुंची हैं, जिन्हें उनके अपनों ने ही घर से बेघर करके यहाँ तक पहुँचने को मजबूर कर दिया। होली का त्योहार आता है तो फिजाओं में गुलाल और अबीर के साथ प्रेम का रंग घुल जाता है। होली पर जहां प्रेम के गुलाल से आसमां रंगीन होता है, वहीं होली पर फगवा गीत की धुन भी प्रेम से बांधने का काम करती है। इन माताओं ने भी अपनी होली फगवा गाकर एक दूसरे का साथ निभाने और सुख दुख बांटने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गुलाल के साथ होली खेली है। भक्ति में सफेद साड़ी गुलाल के रंगों से रंगीन यहाँ पर नजर आई। आपको बता दें कि ब्रज की होली जो काफी मशहूर है, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिला। विधवा माताएं जो हैं वो यहाँ पर होली खेलती नजर आई और अपने गम को भुलाते यहाँ पर नजर आई। चलिए बात कर रहे थे कुछ और खबरों की, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रत्याशियों को सिंबल बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे इसका सबूत भी दे सकते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में 122 सीटें हैं, जहां के उम्मीदवार तो बीजेपी के कार्यालय में तय किए गए, लेकिन
उन्हें सिंबल बसपा के ऑफिस से दिए गए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बसपा हो या फिर कांग्रेस, 4 बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन दिया। भाजपा प्रमुख ने कहा कि हमने विधानसभा वार समीक्षा करने का फैसला किया है। समीक्षा में मिली खामियों के आधार पर हम आगे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा और बीजेपी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत, साक्ष्य मैं दे सकता हूं। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। मैं भी पार्टी चलाता हूं। जो 4-4 बार सत्ता की पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। उनका वोट कहाँ गया? कोर वोट, आपके बीएसपी का कोर वोट 22% माना जाता है और वोट पा रही है 12%। 10% वोट कहाँ कर दिया? कहाँ चला गया? क्यों छोड़ दिया? और जो कांग्रेस है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, तो कांग्रेस के पास भी जो पूंजी थी वो भी पूंजी इन्होंने बीजेपी को थमा दिया कि गठबंधन न जीते, आप भले जीत जाओ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 403 सीट पर लड़ने के बाद भी सिर्फ एक पर जीत दर्ज करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने बदलाव भी शुरू कर दिया है। बसपा ने यह बदलाव लोकसभा सदस्यों के कार्यभार में भी किया है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से हटा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान ही नेताओं के पदभार में बदलाव कर दिए हैं। अंबेडकर नगर से बसपा के लोकसभा सदस्य रितेश पांडे के स्थान पर अब गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया है। गिरीश चंद्र जाटव बिजनौर के नगीना से लोकसभा सदस्य हैं। इसके साथ ही राम शिरोमणि वर्मा लोकसभा में उप नेता के पद पर बरकरार रहेंगे, जबकि संगीता आजाद को चीफ व्हिप बनाया गया है। पहले गिरीश चंद्र जाटव पार्टी के चीफ व्हिप थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने अब दावा किया है कि सपा को पोस्टल बैलेट के 51.5% वोट मिले हैं। अब उनका कहना है कि इस आधार पर सपा गठबंधन को 304 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51% वोट और उसके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता, ये ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ताज नगरी के युवाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो दीवानगी देखने को मिल रही है वो आगरा में देखा जा सकता है। आगरा के युवा, चाहे वो हिंदू समाज से हो या फिर मुस्लिम, अधिकतर अपने शरीर पर योगी और बुलडोजर का टैटू बनवाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर काफी चर्चा का विषय रहा। पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों की संपत्ति पर खूब बुलडोजर चलवाया था, जिसके कारण बुलडोजर काफी चर्चा का विषय बना रहा। हालात ये हो गए हैं कि चुनाव के समय योगी की सभा में बुलडोजर खड़े होने लगे और अब उन बुलडोजर का जो क्रेज है वो युवाओं में नजर आ रहा है। आपने बुलडोजर का टैटू अपने हाथ पर बनवाया, क्या सोचकर आपने बनवाया टैटू? ये मैंने बुलडोजर का टैटू इसलिए बनवाने आया हूँ यहाँ पर, जो पहले 5 साल मैंने देखा था योगी जी ने जो काम किया है 5 साल में, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरा काम है, व्यापार है, मेरा चांदी का व्यापार है। पहले आए दिन लूट होती रहती थी, आए दिन गोली पड़ती रहती थी। इस वजह को देखते हुए आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरा व्यापार लाइन बिल्कुल साफ़ है और मैं इसी वजह से खुश हुआ हूँ। जो योगी जी का काम देखा मैंने 5 साल, उसको काम को देखते हुए मैं आज यहाँ पर टैटू बनवाने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे साथ के जो लड़के हैं, जो नए युवा की पीढ़ी है, वो बुलडोज़र का टैटू बनवाने आई है यहाँ पर। यही चीज़ देख के मैं खुश हुआ हूँ। मैंने बुलडोज़र का टैटू बनवाया है जिसमें नीचे लिखा हुआ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश मेरा। तो बुलडोज़र जो है विकास का प्रतीक है
और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसका स्लोगन ये है कि आप पिछले 5 साल में देख चुके हैं, खुद ही आपके अंदाजे में है कि कितना हमारा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। तो आपने योगी जी से प्रभावित होकर मोदी जी से प्रभावित होकर ये टैटू बनवाया? योगी मोदी से और कार्यशैली से, दोनों चीज़ों से प्रभावित होकर ये टैटू बनवाया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो गुंडा राज यूपी पे भारी था, आज वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। गुंडे या तो जेल में या वरना रेल में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और मुस्लिम समाज में फासला देखने को मिला है। तो फासला सिर्फ दर्शाया जाता है, अगर आप टिप्पणियों और शिरडी में जाकर उसको तलाशें तो फासला कहीं भी नहीं है। योगी सरकार का जितना फायदा कोई और वर्ग उठा रहा है, तो उससे साथ साथ मुस्लिम वर्ग भी उतना फायदा उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी दबंगों के खिलाफ एक्शन जारी है। मेरठ के टीपी नगर के जगन्नाथपुरी स्थित 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो से खरीदे गए पार्क में बनाई गई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया अवैध शराब और जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई के बाद से फरार है। आपको बता दें कि आज से प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने माफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मेरठ में कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि कुख्यात शराब माफिया बदन सिंह बद्दो मेरठ में पुलिस हिरासत से भागा था। फरारी काट रहे बदन सिंह पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित था। बिजनौर में रोडवेज बसों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारियों ने यहां पर त्योहारों पर मिलने वाले ऑफर की कटौती को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही अपने एक साथी के ट्रांसफर से भी नाराज है। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया और यहां पर नारेबाजी करने लगे। मेरी मांग यह है, साख क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ से हटाया जाए और जो दूसरा मेरा ट्रांसफर किया है मुरादाबाद, वो तत्काल वापस करके निरस्त किया जाए और हम इसी के साथ अपनी पूरी बसें निकाल देंगे और पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी पे चला जाएगा। अगर इन्होंने मेरा ट्रांसफर वापस नहीं किया या साख क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ से नहीं हटाया तो चाहे हमें 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 साल भी लग जाए तो यहीं खड़े रहेंगे। एक गाड़ी का संचालन 1 साल तक भी नहीं करेंगे। मेरा किसी पर दबाव नहीं है, मेरा किसी पे दबाव नहीं है कि तुम गाड़ी मत चलाओ। मैं कह रहा हूँ सब चलाओ, लेकिन मेरे भाइयों का ही इतना बहेव है कि वो कोई भी गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के सीएम फेस पर दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई नेता इसमें मौजूद रहे। उत्तराखंड में चुनाव नतीजों के बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेच फंसा हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी की बंपर जीत तो हुई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं। इसके बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री कुर्सी के कई दावेदार सामने आ चुके हैं। कई विधायक कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही समर्थन दे रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम फेस पर आज दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसके बाद कुछ निर्णय निकलने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। उत्तराखंड में अभी भी सीएम का फेस फाइनल नहीं है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति की हम बात करें तो यहां पर काफी मोड़ देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर सीएम फेस की बात की जाए तो बीजेपी ने हालांकि एक मिथ तोड़ा है, दोबारा सत्ता में आई है और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी का एक रवैया रहा है कि सस्पेंस हमेशा बरकरार रहा है। पिछले बार की अगर हम उत्तराखंड में चुनाव की बात करें तो सीएम फेस के दौर में बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन अंत में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था और इस बार भी पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से चुनाव हारे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। अब ऐसे में चर्चाएं और तेज हो गई है कि किसे उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी। तो बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। उत्तराखंड से लगातार जो है वो तमाम दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिग्गजों से बातचीत हो रही है कि उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जाए। तो उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर बैठक की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड में सरकार गठन के लिए देर रात तक बैठक भी हुई थी। अब आपको बता दें कि आगे आने वाले चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, तो इसे देखते हुए भी यहाँ पर सीएम का चेहरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पर्श संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अगर हम पिछले बार की तुलना करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत दौड़ में बहुत ज्यादा आगे नहीं थे, लेकिन अचानक उनका नाम सामने आया था। इस बार जो बैठक चल रही है, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? दिल्ली में क्या कुछ हलचल आज उत्तराखंड को लेकर? स्पर्श, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि कल देर रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सियासत को लेकर बैठक की थी और आज पुष्कर सिंह धामी समेत मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में भी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सुबह से ये बैठकों का दौर चल रहा था। जेपी नड्डा इसमें शामिल थे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल थे, राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी के साथ मुलाकात की संभावना भी पहले से ही लगाई जा रही थी। तो उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है और सीएम का चेहरा कौन होगा ये बड़ा सवाल है। और एक बीजेपी अपने आचरण के हिसाब से, अपने रवैये के हिसाब से काम कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने भले ही एक बार फिर से इतिहास रचा है, मगर उत्तराखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अभी भी बरकरार है। पुष्कर सिंह धामी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उत्तराखंड के 20 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्तासीन पार्टी जो है वो पूरी धमक और धड़क के साथ दोबारा सत्ता में लौटी है। एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। स्पर्श, आज दिल्ली में क्या कुछ हलचल? उत्तराखंड में अभी भी बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड की कमान किसे दी जाए, यानी कि सीएम का फेस कौन होगा, इसे लेकर क्या कुछ बातचीत हुई और क्या अभी आगे और भी बातचीत हो सकती है? देखिए, एक दौर की बैठक बीजेपी मुख्यालय पर हो चुकी है, जिसमें खुद जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो मौजूद रहे। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो मदन कौशिक है वो मौजूद रहे। इसके अलावा जो प्रदेश जो चुनाव लड़ाने के लिए प्रभारी बनाए गए थे प्रहलाद जोशी वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा जेपी नड्डा, बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ये एक दौर की बैठक कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो मदन कौशिक और प्रहलाद जोशी जो है राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं विधायक दल की बैठक के लिए, उनके आवास पर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो है बैठक में चर्चा कहीं ना कहीं होगी। उसके बाद एक दौर की और बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर होती हुई नजर आएगी। उसमें कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन जो है उत्तराखंड में जो सीएम पद का दावेदार है वो होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में क्या पुष्कर धामी पर ही जो है दांव भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आएगी? अगर पुष्कर धामी पर दांव लगाएगी तो कौन सी सीट से जो है उनको लड़वाया जाएगा और उनके लिए कोई सीट खाली कराई जाती है तो जो विधायक उनके लिए सीट खालेगा तो उसको किस तरीके से जो है ओबलाइज्ड किया जाएगा? इन तमाम मसलों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे एक दौर की और बैठक अब से कुछ ही देर बाद होती हुई नजर आएगी। चलिए इस पर नजर बनाए रखेगा, इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक मिथ तो टूटा ही है कि जो है पूरी चमक धमक के साथ बीजेपी यहां पर सत्ता में वापस की, लेकिन उत्तराखंड का जो रिकॉर्ड रहा है कि जो सीएम हारते रहे हैं वो मिथ इस बार टूट नहीं पाया। तो खैर उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।